हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 9th क्लास हिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है रूसी क्रांति के बारे में आज हम इस चैप्टर में देखेंगे और चैप्टर का नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ठीक है, तो हमें सबसे पहले हम इस चैप्टर में देखेंगे यूरोप में उस समय किस तरह समाजवाद की स्टार्टिंग हुई। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे कि रूस की क्रांति कैसे हुई। इस पूरे चैप्टर की, जिसमें 5 पार्ट है, हम पूरे चैप्टर की कहानी इसी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहे ना। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, स्वाभाविक सी बात है, जब पूरा ही चैप्टर हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं तो वीडियो लंबी रहेगी। तो थोड़ा सा आप संयम बना के रखना लास्ट तक। ठीक है, और मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, उसके एमसीक्यूज कंप्लीट करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने 2 प्लेलिस्ट की लिंक डाली हुई है, एक एमसीक्यू वाली और एक थ्योरी वाली 9th क्लास की। ठीक है, तो आपको 9th क्लास के हिस्ट्री की या ज्योग्राफी की कोई भी चैप्टर देखना है या उसके एमसीक्यू देखने हैं तो आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। और इस चैप्टर को मैं पार्ट वाइज भी कराऊंगी। आज तो मैं आपको इस चैप्टर की कहानी सुना रही हूँ, लेकिन बाद में मैं इसके हर पार्ट को अलग अलग बताऊंगी। जो 5 पार्ट है अलग अलग आपको बताऊंगी उनको, तो वो सारी वीडियो भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है उसमें मिल जाएंगी। ठीक है, पहले ज्योग्राफी की वीडियो खुल के आएंगी क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस मैंने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, उसके बाद आपको हिस्ट्री की खुलेंगी। और ये जो साइड में लगी हुई है ये सारी प्लेलिस्ट, ये सभी मैंने पढ़ाई है। 6 से 10 तक की मोस्टली एसएसटी की बुक्स मैंने कंप्लीट करा दी है, उनके एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए। आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इन सबको भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं रूस की। सबसे पहले हम वर्ल्ड मैप में देखेंगे कि रूस कहाँ है। देखो, रूस एकमात्र ऐसा देश है जो जिसका हिस्सा यूरोप में भी आ रहा है और जिसका हिस्सा एशिया में भी आ रहा है। ठीक है, रसिया कहाँ है? देखो ये वाला, यहाँ ये जो पीला पीला दिख रहा है ना, आप देख पा रहे होगे मैप में, ये जितना भी पीला पीला आपको दिख रहा है वो पूरा की पूरा रशिया है। ठीक है, अब इसका कुछ भाग जो है वो आता है यूरोप में। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये इसका यूरोप में आता है और इधर वाला जो हिस्सा है ये इसका एशिया में आता है। तो यूरोप की जब हम बात कर रहे हैं, आज जब हम यूरोप के बारे में देख रहे हैं तो हम ज्यादातर चीजें इसमें देखेंगे कि यूरोप से जुड़ी हुई जो रूस है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो रूस में किस, यूरोप का क्या प्रभाव चल रहा था उस समय, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। लेकिन आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में है और कुछ हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा जो है वो किस में है, वो आपके एशिया में। एशिया में कौन है? हमारा भारत, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान, ये बहुत सारे देश है, मंगोलिया वगैरह, ये सारे देश किस में है? ये सारे एशिया में है। तो रूस एशिया में भी है और उसमें भी है। अब देखो किस तरह से रूस की क्रांति स्टार्ट होती है। देखो उस समय रूस में जो शासन चल रहा था, और जैसे फ्रांस के राजा को क्या बोलते थे? लुई, है ना? उसी तरह से जो रूस का राजा होता था उसको क्या बोलते थे? जार। और रानी को क्या बोलते थे? जरीना। तो उस समय रूस में जो राजा था उसका नाम था निकोलस सेकंड, है ना? ये राजगद्दी पर आसीन था उस समय जब ये क्रांति हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उस समय, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उस समय यूरोप में क्या चल रहा था, कैसे चल रहा था। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा फ्रांस की क्रांति के बारे में, तो फ्रांस की क्रांति में क्या था? समानता। ठीक है, भेदभाव को खत्म करो, सबके साथ समान व्यवहार करो, स्वतंत्रता होनी चाहिए हर इंसान को बातचीत करने की। टैक्स अगर देना है तो फिर सब पे ही लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप तीसरे स्टेट के लोगों पे लगाओगे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों पर नहीं लगाओगे। तो ये सारी चीजें चल रही थी। तो जब मैंने उस समय भी आपको बताया था, आज भी बता रही हूँ, जब पड़ोस में कुछ चीजें चल रही होती है तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं और हम सीख लेते हैं। ठीक है, अगर पड़ोस में कोई एक बच्चा आईएएस बन जाएगा तो पड़ोस के 4-5 बच्चे और तैयारी करने लगेंगे कि भाई ये बन सकता है तो हम क्यों नहीं बन सकते। ठीक है, तो इसी तरह से क्या होता है, लोग समाज से या अपने आसपास से चीजों को सीखते हैं। अब फ्रांस ने इस चीज की स्टार्टिंग कर दी थी। ठीक है, कहीं ना कहीं समाजवाद की स्टार्टिंग, स्वतंत्रता की स्टार्टिंग, समानता की जो स्टार्टिंग हुई वो कहां से हुई? फ्रांस से हुई। ठीक है, अब फ्रांस से ही सारी ज्यादातर जो प्रेरणा ली गई है, जो शुरुआती प्रेरणा ली गई है क्रांतियों की, वो कहां से ली गई है? फ्रांस से ही ली गई है। और हमारे देश में भी जो क्रांति हुई, ठीक है, 1947 में जो हमने अपना देश आजाद कराया, कहीं ना कहीं इन्हीं क्रांतियों से प्रेरणा ली, हमें सीखा कि कैसे अपने देश को आजाद कराना है। तो आइए हम इसके फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है? सामाजिक परिवर्तनों का युग। ठीक है, कौन कौन से चेंजेस आते जा रहे थे, सामाजिक परिवर्तन कौन कौन से हो रहे थे उस समय यूरोप में, उनके बारे में। ठीक है, यूरोप तो आप समझ ही रहे होगे ना, यूरोप क्या है? यूरोप में ये सारे देश आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से आ रहे हैं यूरोप में? इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है ना, और यूक्रेन है, और स्पेन है, ग्रीनलैंड है, वो सॉरी, ये इटली है, और
फिनलैंड है, मतलब जितने भी ये छोटे छोटे देश हैं, ये जो टुकड़ा है ये पूरा क्या हो गया, और रूस भी है, ये सब क्या है, यूरोप है। तो उस समय यूरोप में जो विचारधारा चल रही थी वो किस तरह की चल रही थी, कुछ लोग थे रूढ़िवादी। अब रूढ़िवादी लोग कैसे थे, आपकी बुक में लिखा है फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर के में, रूढ़िवादी लोग कैसे थे, वो लोकतंत्र का सपोर्ट करते थे। वो कहते थे कि जैसे राजा शासन करता आ रहा है वो ठीक है, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, ऐसे ही शासन व्यवस्था चलने दो, ऐसे ही मजदूरों पे अत्याचार होने दो, उनको इससे कोई नहीं प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो रूढ़िवादी लोग मोस्टली कौन होंगे, ये राजा के मंत्री वगैरह होंगे, या ये वो होंगे जो राजमहल से लोग जुड़े हुए होंगे, ठीक है, कि अपने ही परिवार के लोग शासन कर रहे हैं, ठीक है, हमें भी थोड़ा थोड़ा फायदा मिल रहा है, हमें भी टैक्स में थोड़ी सी छूट मिल रही है। तो जो रूढ़िवादी लोग थे, यानी कि जो पुराने लोग थे, ठीक है, जो पुरानी सोच वाले लोग थे, पुराने लोग नहीं, जो पुरानी सोच वाले लोग थे, वो कैसे थे कि राजा का जो शासन चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है, वो ठीक चल रहा है, ऐसे ही चलते रहना चाहिए, ठीक है। सेकंड जो विचारधारा थी वो थी उदारवादी। उदारवादियों की कैसी विचारधारा थी, उदारवादी चाह रहे थे कि भाई जो राजा है वो ज्यादा शोषण कर रहा है जनता का, तो उतना शोषण राजा को नहीं करना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए जिसमें कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए, और जो गरीबों का इतना ज्यादा शोषण हो रहा है उस पर कहीं ना कहीं लगाम लगानी चाहिए, ठीक है, और राजा पर लगाम लगानी चाहिए, राजा को ऐसे मनमानी ढंग से कर नहीं लगा सकता, उन पर अत्याचार नहीं कर सकता, उनका शोषण नहीं कर सकता, ठीक है। ऊपर से सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, है ना, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो उदारवादी थे, इनकी जो विचारधारा थी उदारवादियों की, वो विचारधारा लोकतांत्रिक नहीं थी, ठीक है। ये चाहते थे कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो गरीब है या अमीर है, किसी भी जाति या धर्म से, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब मिलनी चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, जिनके पास पैसा है वो वोट डाल सके। वही वाली बात जो फ्रांस में हुई शुरू में, जो फ्रांस की जो शुरुआत वाली जो क्रांति हुई, वहां पर क्या हुआ कि जो तीसरे स्टेट के भी जो पढ़े लिखे और अमीर लोग थे उनको वोट डालने का अधिकार मिला, बाकी जो नीचे वाले गरीब थे उनको नहीं मिला। तो उदारवादियों की सोच वैसी ही थी कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, उनको समानता का अधिकार उनके साथ रखिए, ठीक है। उदारवादी बिल्कुल भी मतलब 100% ये लोकतांत्रिक विचारधारा नहीं थी इनकी, ठीक है। लोकतांत्रिक विचारधारा क्या होती है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है कि जितनी भी सरकार के पास संसाधन है, प्रॉपर्टी है, उसको सब में बराबर बराबर बांट दो, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे, ये वाली विचारधारा होती है। लेकिन उदारवादियों की ऐसी नहीं थी। इन्होंने स्त्री शिक्षा में कोई भी समर्थन नहीं किया, इन्होंने कहीं भी नहीं बोला कि भाई स्त्रियों को पढ़ाओ, स्त्रियों को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, स्त्रियों को बड़े बड़े पदों पर बैठने का अधिकार होना चाहिए, तो ये चीज नहीं चाह रही थी, ठीक है। अब तीसरे टाइप के जो थे वो थे रेडिकल। रेडिकलों की विचारधारा बिल्कुल आज के लोकतंत्र वाली विचारधारा थी, जो आज भारत में लोकतंत्र चल रहा है, उनकी विचारधारा सेम टू सेम ऐसी थी। उनकी विचारधारा थी कि चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे कोई किसी का स्टेट कैसा भी है, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, सबको काम, सबके पास रोजगार होना चाहिए, ठीक है। हम किसी भी धर्म या के आधार पर, गोरे काले के आधार पर, जैसे यूरोप में गोरे काले का पक्षपात चलता है, तो गोरे काले के आधार पर हम पक्षपात नहीं कर सकते हैं कि कालों को कहीं भी जॉब वगैरह ना दो, गोरे गोरे लोगों को जॉब दो, ठीक है। जो गोरे लोग हैं वो मूल यूरोप के लोग हैं, ठीक है। जो काले लोग हैं वो कौन कौन से देशों से गए हुए हैं, भारत से गए हुए हैं, मोस्टली वो अफ्रीका के हैं, वहां पर जो काले लोग हैं। और भी जो रेड इंडियन है वो अमेरिका के हैं, ठीक है। रेड इंडियन अमेरिका की एक जनजाति है, ठीक है। जो गरीब लोग हैं वो ऐसी जनजाति है, गरीब लोग हैं वो रेड इंडियन के नाम से उनको बोलते हैं। तो इस तरह के विचारधारा उनकी चल रही थी कि सबको सारे अधिकार मिले, ठीक है। वो स्त्री शिक्षा के भी समर्थन में थे, स्त्रियों को जॉब मिलनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, गरीबों को सारे अधिकार होने चाहिए, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। उनकी रेडिकल्स की जो सोच थी वो पूरी तरह से लोकतांत्रिक सोच थी, जो आज हमारे भारत में चल रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आया उदारवादी और रेडिकल्स में क्या अंतर है। उदारवादी थोड़ा थोड़ा चेंज चाह रहे थे, ठीक है, कि राजा को समझा दिया जाए कि वो संविधान लागू करे और जनता को थोड़े से अधिकार दे दे, ठीक है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो गरीब लोग जो पढ़ गए हैं, उनको जॉब मिल जाए, है ना। क्योंकि पहले क्या था कि जो गरीब लोग हैं चाहे वो पढ़ भी जाए तब भी उनको जॉब नहीं मिलती थी। जॉब उनको ही मिलेगी जो पहले से ही राजघराने में उनके माता पिता जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनको ही जॉब मिलेगी, यानी कि वंशानुगत चल रहा था, अदर को जॉब नहीं मिलती थी। तो जो उदारवादी लोग थे वो थोड़ा थोड़ा चेंज चाह रहे थे, ठीक है। जबकि रेडिकल्स क्या कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं होना चाहिए, और जो चीजें पुरुषों के लिए वो स्त्रियों के लिए भी होनी चाहिए, यानी कि सब वोट डालेंगे मतलब स्त्री भी वोट डालेंगी, स्त्री भी पढ़ेंगी, स्त्री भी जॉब करेंगी, सब कुछ सबके लिए बराबर, ठीक है। और इनकी विचारधारा थी कि
सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, आप समझ में आ गया ना, रेडिकल और उदारवादी। ठीक है, दोनों। रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं अमूल परिवर्तनवादी। ठीक है, यानी कि हमें परिवर्तन तुरंत चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आराम आराम से होता रहेगा, नहीं, हमें क्या चाहिए, परिवर्तन तुरंत चाहिए, है ना। ऐसे हमारे कुछ जो नेता थे क्रांति में, वो कैसे थे, गरम दल के और नरम दल के। गरम दल के नेता कैसे थे कि भाई भगाओ इन अंग्रेजों को, हमें नहीं चाहिए इनका शासन। ठीक है, हम अपना संविधान खुद बनाएंगे, सारी चीजें हम खुद करेंगे। और कुछ गांधीवादी विचारधारा के लोग थे कि ठीक है, आराम आराम से भगा देंगे इनको, इनको हाथ जोड़ के इनको बोलेंगे कि प्लीज हमारा देश खाली कर दो, अंग्रेजों प्लीज चले जाओ। तो उससे कुछ हुआ ही नहीं, लास्ट में करो या मरो का उन्हें नारा देना ही पड़ा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया उदारवादी और रेडिकल क्या है। रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं अमूल परिवर्तनवादी। ठीक है, मैंने हिंदी इंग्लिश आपको दोनों बता दी, मैं हिंदी में लिखना है भूल गई हूँ। समाजवादी लोग कैसे होते हैं, समाजवादी जो विचारधारा होती है वो चाहती है कि गरीबों के साथ शोषण ना हो, गरीबों के साथ अत्याचार ना हो, उनको भी कुछ प्रॉपर्टी राज्य द्वारा या सरकार द्वारा दे दी जानी चाहिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि उनसे जितना काम लिया जा रहा है उसके बदले उनको उतने पैसे दिए जाए। ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा उनका शोषण न किया जाए, ये समाजवादी चाहते हैं। समाजवादी चाहते हैं कि समाज में गरीबी और अमीरी का फर्क ना हो। ठीक है, सब लोग कैसे हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा नहीं हो कि एक आदमी बहुत ज्यादा अमीर है और एक आदमी इतना गरीब है कि उसके पास खाने को रोटी नहीं है। तो वो क्या चाहते हैं कि सब लोग क्या है, मिलजुल कर रहें, और जो प्रॉपर्टी है सबके पास बराबर होनी चाहिए, सबके पास रहने के लिए घर होनी चाहिए, सबके पास जॉब होनी चाहिए, सबके पास सब कुछ होना चाहिए। ये समाजवादियों की सोच है। ठीक है, जब ये सोच आगे बढ़ जाती है ना, तो ये इसका नाम चेंज होके क्या बन जाता है, साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद या कम्युनिस्ट, है ना। तो साम्यवाद और या कम्युनिस्ट किसकी विचारधारा थी, ये थी कार्ल मार्क्स की। ठीक है, कार्ल मार्क्स की विचारधारा थी। उनकी विचारधारा क्या थी कि जो मजदूरों का शोषण हो रहा है वो कौन कर रहे हैं, वो उद्योगपति कर रहे हैं। उद्योगपति क्या करते हैं कि सारा काम कौन कर रहा है, मजदूर कर रहे हैं, और मुनाफा कौन अपनी जेब में रख रहा है, उद्योगपति रख रहे हैं, यानी कि फैक्ट्री का मालिक रख लेता है। जब प्रॉफिट होता है बहुत सारा तो फैक्ट्री का मालिक क्या करता है, अपनी जेब में रख लेता है, और मजदूरों को मजदूरी दी जाती है, थोड़ी थोड़ी काम लिया जाता है, बहुत ज्यादा सुविधाएं दी जाती है, कुछ भी नहीं। तो इनकी विचारधारा क्या थी, जो साम्यवादी थे ये चाहते थे कि जो अमीर लोग हैं उनका बहिष्कार किया जाए और उनसे सारी प्रॉपर्टी छीन के जनता में बराबर बराबर बांट दी जाए। ये चाहते थे कि जिस उद्योग में कोई भी मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को जो मालिक है फैक्ट्री का, जब प्रॉफिट हो तो उनको उन सब में बराबर बराबर बांट दिया जाए, ना कि उद्योगपति अपनी जेब में रखे। ये इनकी विचारधारा थी। तो इनकी विचारधारा तो फिर भी ठीक 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 थी, है ना। ये समाजवादी पार्टी हमारे देश में भी चलती है ना, है अखिलेश यादव है उसके मुख्य नेता। तो समाजवादियों की विचारधारा ये थी, लेकिन कम्युनिस्टों की बहुत ज्यादा ही खराब विचारधारा थी। कम्युनिस्टों ने क्या कर दिया, साम्यवाद या कम्युनिस्ट एक ही बात है, ठीक है। लेकिन ये जो समाजवाद की जो विचारधारा है, ये ही जब बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, ठीक है, यही क्या बन जाती है, साम्यवाद या कम्युनिस्ट। ठीक है, और ये विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की, है ना। समाजवादियों ने ज्यादातर जो जोर दिया है वो किसानों पर दिया है कि सब किसानों को जमीन दिलवाओ, उनको बराबर का ये रखो। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बराबर बराबर करो, समाजवाद वाले लोग। कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं कि अमीरों से छीन लो और गरीबों में बांट दो। ठीक है, समाजवाद वाले लोग ये नहीं कह रहे हैं कि छीन लो, समाजवाद वाले लोग कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था करो धीरे धीरे कि सब में बराबर बराबर चीजें बटे, संसाधन जो है बराबर बटे। कम्युनिस्ट क्या कह रहे हैं, समाजवादी साम्यवाद वाले क्या कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स का क्या मानना है, अमीरों से छीनो और गरीबों को दे दो। ठीक है, और इस विचारधारा की वजह से अभी मैं आपको बताऊंगी, जब ये क्रांति खत्म हो जाएगी, रूस में लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा, इसके बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दंगे फसाद हो जाएंगे, वो कहानी के बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और शब्द है राष्ट्रवादी। राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद है जैसे हमारे भारत में पहले कौन आया, पहले आए मुस्लिम शासन करने के लिए। ठीक है, वो आराम से शासन कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों ने बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, भाई अंग्रेज सारे लोग एकजुट हो जाओ और इनको भगा दो। ठीक है, मुस्लिम जो आए थे उनको भगा सकते थे, बाहर के जो आक्रमणकारी आए थे उनको भगा सकते थे, लेकिन नहीं किया, एक साथ कभी भी सबने विरोध नहीं किया। अंग्रेज आए, वो अंग्रेज धीरे 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 हम पे कब्जा करते रहे, हम कभी कोई किधर के किसान पिट गए, कभी किधर के मजदूर पिट गए, तो सब लोग मतलब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ, अंग्रेजों के साथ। अगर एक साथ विद्रोह करते, अगर 1857 का भी विद्रोह एक ही दिन स्टार्ट होता, पूरा विद्रोह, चाहे यूपी के कोई से भी, लखनऊ में, इसमें, इस अवध में
ये सारे लोग अगर एक ही दिन करते विद्रोह तो क्रांति हमें कब, हमारी क्रांति कब सफल हो जाती? 1857 में। 1857 में गलती यही हुई कि कभी यहाँ वाले कर रहे हैं क्रांति, कभी यहाँ वाले कर रहे हैं, कभी इलाहाबाद वाले, कभी बिहार वाले, कभी मध्य प्रदेश वाले, कभी दक्षिण भारत वाले, ऐसे धीरे धीरे करते रहे और अंग्रेज धीरे धीरे उनको दबाते रहे। तो राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश में कब जागृत हुई? 1857 के बाद, क्योंकि लोगों को समझ में आया कि अगर हम एकजुट हो जाते हैं, हम देश के बारे में सोचते तो हमारे आजादी मिल जाती। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? अपने देश के ग्रोथ के बारे में सोचना, अपने देश की भलाई के बारे में सोचना, ठीक है, अपने देश के विकास के बारे में सोचना, ये होता है राष्ट्रवाद। जैसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, भारत से आपको जल्दी समझ में आएगा। हम जो सोच रहे हैं कि भारत का विकास आसमान छुए, ठीक है, यूरोप से भी आगे निकल जाए, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं नई नई, अपनी जो हमारी सेना वगैरह है उसमें हम भर्ती होने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अपने देश के लिए हम जो भी योगदान दे रहे हैं, जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है, आप लोगों में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कुछ बनेगा, कहीं ना कहीं देश के लिए फायदा होगा इसका, है ना। तो राष्ट्रवादी का मतलब है अपने देश के विकास के बारे में सोचना, अपने देश की रक्षा के बारे में सोचना, ठीक है, अपने देश की रक्षा करना, पूरे देश को एकीकृत करना और अपने देश का विकास करना, ठीक है। राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या होगी? अपने देश के बारे में सोचना, ठीक है। और जैसे राष्ट्रवादी इन्होंने हमारे देश में क्या किया कि भाई सबको पढ़ाओ, ठीक है, लड़कियों को भी पढ़ाओ, लड़कियों की शिक्षा के लिए भी स्कूल खोले राष्ट्रवादियों ने ये छुआछूत की जो भावना चल रही थी, पहले रूढ़ियां चल रही थी, इन सबको खत्म करने की कोशिश करी कि भाई ये ऊंच नीच, ये जात पात, ये सब मत मानो। तो ये काम कौन कर रहे थे? ये राष्ट्रवादी कर रहे थे, ठीक है। जितने भी समाज सुधारक है वो कहीं ना कहीं क्या है, वो राष्ट्रवादी है। उन्होंने अपने देश के हित के लिए काम किया, है ना। जैसे जवाहरलाल नेहरू है, महात्मा गांधी, ये कौन थे? ये राष्ट्रवादी थे। राष्ट्र के लिए ही पूरे जीवन इनका समर्पण था और राष्ट्र के लिए ही इन्होंने सब कुछ किया। और ऐसा नहीं है कि पहले जमाने में ही थे राष्ट्रवादी, आज भी है। आज भी लोग बिना स्वार्थ के देश की सेवा कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो राष्ट्रवादी लोग, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया राष्ट्रवादी क्या होते हैं। और आप में से, हम में से बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी हैं जो अपने देश की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। और उन राष्ट्रवादियों की वजह से ही हमारा देश क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है, ठीक है। विकास की जो रफ्तार है वो बहुत तेज गति से चल रही है। अगर आप भारत के पड़ोसी देशों को देखो, उनके मुकाबले भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसका कारण मेन क्या है कि हमारे भारत में अब राष्ट्रवादी लोग ज्यादा है, ठीक है। देश प्रेम करने वाले लोग जो है वो ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें पार्ट 2 यहाँ पर शुरू हो जाता है आपका। पार्ट 1 में इन सब की व्याख्या ही दी हुई है, पार्ट 2 में दिया हुआ है रूसी क्रांति के बारे में, ठीक है। अब इस सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रूस में उस समय व्यवस्था क्या चल रही थी, कि ऐसा क्या हुआ कि जनता भड़क गई, राजा से कहने लगी कि भाई संविधान लाओ, लोकतंत्र स्थापित करो। क्या मतलब, क्या समस्या थी? राजा भी उसका ही था, रूस का ही, ठीक है, जनता की भी रूस की थी। हमारे देश में क्या था? अंग्रेज तो बाहर के थे, इसलिए हम लड़ रहे थे उनसे। लेकिन रूस में ऐसी क्या समस्या हुई कि वहां की जनता वहां के राजा के ही विरोध में बोलने लगी, ठीक है। अब हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो वहां क्या हो रहा था रूस में जो मजदूर थे उनसे 10 से 12 घंटे काम लिया जाता था, ठीक है। और कभी कभी उनको 15-15 घंटे भी काम करना होता था। बेरोजगारी रूस में बहुत ज्यादा थी। और जो जमीन है वो किसके कब्जे में थी? वो जमींदारों के पास थी, है ना। जमींदार अपनी जमीन पर खेती करवाते थे किसानों से और उनको उसके बदले में थोड़ा कुछ दे देते थे, ठीक है। तो वहां पे भी वैसी ही कंडीशन थी जैसे फ्रांस में थी, है ना। अब ये कंडीशन बहुत दिन से चली आ रही थी। राजा बिल्कुल देखने को तैयार ही नहीं था इस चीज को, सोच ही नहीं रहा था जनता के बारे में कि जो मजदूर है वो 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनके घंटे इतने ज्यादा थे। फिर ये सारी जो समस्या थी वो कहाँ से पैदा हुई? वो हुई हमारी औद्योगिक क्रांति से, जो इंग्लैंड से शुरू हुई थी, है ना। तो उस समय क्या हो रहा था, जैसे आज भारत की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उस समय यूरोप की जनसंख्या बढ़ रही थी, ठीक है। तो जब जनसंख्या बढ़ती है, संसाधन कम हो जाते हैं। तो जब उद्योग धंधे बहुत ज्यादा चरम पर थे, तो क्योंकि मांग चल रही थी बहुत ज्यादा चीजों की, ठीक है, जैसे साबुन है, तेल है, हर चीज की मांग बढ़ रही थी, जनसंख्या बढ़ रही तो मांग बढ़ रही थी, तो उद्योग धंधे चल रहे थे। तो जो लोग, जो फैक्ट्री मालिक थे, वो क्या चाह रहे थे? सारा मुनाफा हम ले लेंगे और मजदूरों को कुछ नहीं देंगे, ठीक है, ये उनकी सोच थी। और ज्यादातर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, उनके यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं उनके बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये विचारधारा चल रही थी वहां पर। ज्यादातर लोग इस चीज से परेशान थे क्योंकि उनके पास जमीन नहीं थी, ठीक है। तो वो खेती किसके यहाँ कर रहे हैं? दूसरे जमींदारों के यहाँ कर रहे हैं। जमींदार उनको थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं। कुछ जो किसान थे वो बहुत छोटे किसान थे, है ना। उनके पास 2-4 बीघा जमीन है, मतलब इतना ही
उसमें अनाज हो पाता था कि वो टैक्स देने के बाद उनको पेट भरने का भी नहीं रहता था पूरे साल का, है ना। ऐसा भी नहीं होता था कि वो जो अनाज उन्होंने उगाया उससे पूरी साल उनका पेट भर सके। तो वो इससे दुखी होकर वो शहरों की तरफ रुख करा। उनको लगता था शहरों में हमें काम मिलेगा, गांव में तो वैसे भी खेती में कुछ काम है नहीं, हमारा पेट ही नहीं भर पाता, तो इससे अच्छा हम शहर में जा रहे हैं, शहर में क्योंकि उद्योग लगा रहे हैं नए नए। वो शहर में आए, शहर में उनसे उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। जो मिल मालिक थे, जो फैक्ट्री मालिक थे, उनसे 10 से 12 घंटे काम करवाते थे। रहने की कोई सुविधा नहीं थी, छोटी छोटी जगह में, मतलब एक आदमी करवट ले सकता है बस, ठीक है। इतनी इतनी सी जगह उनको दी जाती थी सोने के लिए। आपकी एनसीईआरटी बुक में फोटो दिया हुआ है, इतनी इतनी सी जगह में वो बेचारे सो रहे हैं, ठीक है। एक सिंगल आदमी को इतनी 5x5 की जगह दे देते होंगे, सॉरी मतलब इतनी इतनी जगह दे देते होंगे। अब जैसे ये हमारा इतना बड़ा बोर्ड है, इसमें कम से कम 2 लोगों को सोने की जगह, ठीक है, ऐसे देते थे। और एक ही हॉल में इतने घिचपिच रखते थे मजदूरों को, बिल्कुल जानवरों से भी बदतर स्थिति थी उस समय। ना उनको पानी की सुविधा थी, ना उनको रहने की, ना स्वच्छ हवा की। वो मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से वो बीमार होते जा रहे थे, ठीक है। मेंटली भी टॉर्चर हो रहे थे, क्योंकि काम करवा रहे हैं उनसे, बस उनको सोने सोने का टाइम दे रहे हैं। और उनको ना वो घर जा सकते थे, क्योंकि फैक्ट्री मालिक उनको छुट्टी ही नहीं देते थे। ना वो घर जा पाते थे, ना वो बाहर की दुनिया देख रहे थे, वो कुछ नहीं कर पाते थे। बस फैक्ट्री में काम किया, सो गए, खा लिया। और खाने को भी उनको हिसाब से मिलता था, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मिलता है, छुट्टी वगैरह मिलती है। देखो छुट्टियां भी बहुत जरूरी होती है, उससे क्या होता है, हमें माइंड फ्रेश होता है ना। हर समय हम काम काम करते रहेंगे तो दिमाग ही खराब हो जाएगा, छुट्टी भी तो चाहिए ना। छुट्टी मतलब रिलीफ मिल जाती है हमें। तो ये सारी समस्याएं चल रही थी। समस्या गांव वालों के साथ भी थी कि उन पर टैक्स बहुत ज्यादा लगाया, उनको टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था। कुछ मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करके गुजर बसर कर रहे थे, उनको मजदूरी ठीक से नहीं मिलती थी। अब उन्होंने शहरों की तरफ रुख करा तो शहरों में भी बुरा हाल था, ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्री मालिक थे वो अपना मुनाफा कर रहे थे, मजदूर की तरफ कोई नहीं सोच रहा था। तो तत्कालीन जो कारण थे रूस की क्रांति के, वो यही थे कि राजा का ध्यान बिल्कुल भी जनता के ऊपर नहीं था। राजा बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा था जनता को। ऊपर से क्या हुआ कि अगर आप पूरी दुनिया का इतिहास देखें तो सबसे ज्यादा युद्ध किए हैं रूस ने, ठीक है। आज भी रूस का यूक्रेन का युद्ध चल ही रहा है, आप जानते हैं, ठीक है। तो रूस जो उस समय 1905 की अगर हम बात करें तो 1905 के दौरान रूस का युद्ध किसके साथ चल रहा था, जापान के साथ चल रहा था, ठीक है। और उस युद्ध में क्या हुआ, रूस की हार हुई, ठीक है। एक तो जनता में वैसे ही गुस्सा था जनता का कि भाई संसाधनों की कमी थी, टैक्स बढ़ाया जा रहा था। किस वजह से बढ़ाया जा रहा था, क्योंकि युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे, ठीक है। युद्ध के चक्कर में टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, जनता से पैसे ऐंठे जा रहा था जार, यानी वहां का राजा। और उसके बाद क्या हुआ कि वो युद्ध हार गया। अब जो जनता थी वो बहुत ज्यादा असंतोष में आ गई कि इस राजा ने कितना गलत काम किया, पहले तो हमसे इतना सारा टैक्स ले लिया, ऊपर से ये युद्ध हार गया। और जापान इतना सा देश था, ठीक है, रूस इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा देश, इतने से देश के साथ हार गया। तो जनता को वैसे ही इंसल्ट फील हो रही थी कि बताओ कितना गलत राजा है, इसने हमारी इंसल्ट करा दी, इतने से देश से इतना बड़ा राजा हार गया, ठीक है। अब तत्कालीन जो कारण थे वो मैंने आपको बता दिया कि तत्कालीन कारण क्या थे, युद्ध की वजह से, ठीक है। जापान के साथ जो युद्ध चल रहा था उसकी वजह, उसमें जो हार हुई उसकी वजह से जनता दुखी थी, आक्रोश में थी कि इसने ये काम किया, गलत काम हो गया, ठीक है, उनकी इंसल्ट हो गई जनता की। दूसरा चीज क्या था कि जनता के ऊपर पहले से अत्याचार हो रहा था, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में। तो इसमें लिखा है कि ये जब ये सारी जो समस्या चल रही थी ना मजदूरों की, किसानों की, तो बीच बीच में क्या हुआ, पार्टी बनने लगी। उन लोगों को लग रहा था कि अगर हम पार्टी बनाएंगे, ग्रुप में रहेंगे और अपनी बात को राजा के सामने रखेंगे तो राजा सुनेगा समझेगा, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये क्या था, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन 1898 में हुआ, ठीक है। ये जो पार्टी थी इसकी जो विचारधारा थी वो मार्क्सवादी थी, ठीक है। पार्टी का नाम क्या है, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी का गठन कब हुआ था, 1858 में। इस पार्टी का नाम इंग्लिश में क्या है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1858 में। एक दूसरी पार्टी थी, सन 1900 में शुरुआत हुई, और ये कैसी थी, समाजवादी क्रांतिकारी दल का गठन, ठीक है। इस पार्टी का नाम क्या था, समाजवादी क्रांतिकारी दल, ठीक है। बाद में जाके इस के जो लोग थे उनके में मतभेद हो गया और ये दो भागों में बट गई। एक थे बॉल्शेविक, ठीक है, एक थे मेंशेविक, ठीक है। जो बॉल्शेविक थे, इस पार्टी के मुख्य नेता थे लेनिन, ठीक है। उनकी विचारधारा पूरी तरह से कैसी थी, समाजवादी, ठीक है। वो क्या चाह रहे थे कि शासन व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, समाजवादी चलनी चाहिए, यानी जितने भी संसाधन है राजा को सब में आधे आधे बांट देनी चाहिए,
ये इनकी विचारधारा थी। ठीक है, ये चाहते थे जो वॉल्शेविक थे वो चाहते थे कि पार्टी में ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए जो क्रांति के लिए लड़ना जानते हो, ठीक है, जो अपने आप को प्रेजेंट कर सके, ऐसे लोगों को भरा जाए। मेंशेविक कहते थे कि पार्टी में जो सदस्य आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है, पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। लेकिन बॉल्शेविक क्या चाहते थे, वही लोगों को पार्टी में भर्ती किया जाए जो राजा के सामने अपनी बात को रख सके, यानी कि जिनके अंदर कुछ क्वालिटी है उनको पार्टी में रखो। ठीक है, मतलब इनका बॉल्शेविकों का मतलब था बेकार की भीड़ में मत लगाओ, जो आदमी काम के उनको पार्टी में रखो, ताकि जब क्रांति हम करेंगे तो बाद में हमारे जो लोग हैं ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो ये इनकी अलग अलग विचारधारा थी। लास्ट में अगर हम बिल्कुल एट लास्ट देखें 1917 की बात करें तो शासन सत्ता किसके हाथ में आ गई थी, बॉल्शेविकों का के हाथ में, और इनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, लेनिन। ठीक है, अब समस्या आपको पता चल गई कि क्या समस्या चल रही थी 1905 में, किस वजह से क्रांति हुई। मजदूर परेशान थे, किसान परेशान थे, ऊपर से जापान से युद्ध हार गया, कौन, रूस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या हुआ कि जब क्रांति हुई है ना, तो उस समय जो मजदूर थे वो कह रहे थे कि भाई एक संसद बना लो, और संसद जो है वो नियम कानून बनाएगी, संविधान बनाएगी, संविधान होना चाहिए हमारे देश में जैसे फ्रांस में है। ठीक है, उस जैसे उसमें असेंबली बनी हुई है उसी तरह से हमारे यहाँ क्या होनी चाहिए, ड्यूमा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ असेंबली सॉरी संसद बोलते हैं ना हमारे यहाँ, जैसे संसद बोलते हैं उनके यहाँ क्या बोलते हैं, संसद को ड्यूमा। ठीक है, तो उन्होंने कहा ड्यूमा की मांग की कि भाई ड्यूमा होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया कि ये सारे गुस्सा तो चल ही रहा था मजदूरों में, मजदूरों ने क्या किया, पादरी गैम्पॉन के नेतृत्व में मजदूरों ने विंटर पैलेस को घेर लिया, यानी कि जो राजा का महल था उसको घेर लिया। अब जब राजा के महल को मजदूरों ने घेरा तो राजा ने क्या किया, अपने सैनिकों से बोला कि भाई ये भीड़ हटाओ जैसे भी करके, और राजा ने उन पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस जब गोली चली, ठीक है, सेना निहत्ते, वो जो आंदोलनकारी थे वो तो निहत्ते थे, उनके पास कोई बंदूक नहीं थी, सेना के पास बंदूक थी, तो जब बंदूक चली, गोली चली तो बहुत सारे लोग मारे गए। ठीक है, ये दिन जो था इसको खूनी रविवार बोलते हैं, क्योंकि ये जो घटना है वो रविवार की है। ठीक है, संडे की घटना है, इसलिए इंग्लिश में इसको ब्लडी संडे बोलते हैं, यानी खूनी रविवार। ठीक है, ब्लडी संडे इंग्लिश में, हिंदी में है खूनी रविवार बोलते हैं इसको। और ये घटना किस दिन घटित हुई, ये घटना घटित हुई थी 22 जनवरी को। ठीक है, कब हुई थी, 22 जनवरी 1905 की क्रांति 22 जनवरी को हुई थी। ठीक है, दिन कौन सा था, संडे। ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखना। अब प्रभाव क्या हुए, राजा बोला कि भाई ठीक है तुम्हारी बात मान लेंगे। जब ज्यादा विरोध होने लगा, गांवों में भी होने लगा, शहरों में भी होने लगा, सारी जनता अपोजिट हो गई, तो फिर राजा को लगा कि भाई अब हमें इनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे फ्रांस में हुआ वैसे ही राजा दबाव में आ गया था, उसने बोला कि ठीक है तुम अपना संविधान बना लो। ऐसे ही यहाँ के राजा ने भी बोला ठीक है भाई हम ड्यूमा को लागू कर देंगे, तुम ड्यूमा के हिसाब से चलेंगे, मतलब संसद के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब जो आंदोलन है वो धीरे धीरे दबने लगा। राजा इतना चालाक था कि राजा चाहता ही नहीं था कि संसद के हिसाब से देश चले, क्योंकि अगर संसद की चलेगी तो राजा की नहीं चलेगी, तो राजा के हाथ से सारी शक्तियां निकल जाएंगी, फिर वो किस बात का राजा है, किसी बात का राजा नहीं है। तो राजा को दुख हो रहा था कि यार मेरे हाथ से शक्तियां ना निकल जाए। तो राजा ने क्या किया कि ड्यूमा को लागू तो करा दिया, संविधान बनाने के लिए तो कह दिया, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं चाहता था। ठीक है, जैसे फ्रांस में उसने क्या किया था कि अपने पड़ोसी देशों से बात करके उसने बोल दिया था कि लड़ाई करो, फ्रांस पर अटैक कर दो, और मैं क्या करूंगा, ये जो संविधान लागू हुआ इसको भंग कर दूंगा। वही चीज यहाँ के राजा ने क्या कहा, यहाँ के राजा ने बाहर के लोगों से हेल्प नहीं ली, यहाँ के राजा ने खुद ही दिमाग चलाया, जान ने, और दिमाग चलाया कि ठीक है ड्यूमा बना लो। ठीक है, जब ड्यूमा पूरी तरह से ड्यूमा जो है वो काम करने लगी, तो पहली बार ड्यूमा को इसने मात्र 2.5 महीने काम करने दिया। ठीक है, यानी कि 75 दिन। ठीक है, 75 डेज तक ड्यूमा काम करती रही, उसके बाद ड्यूमा को भंग कर दिया कि ड्यूमा ठीक से काम नहीं कर रही है, हटाओ इसको। फिर दूसरी बार फिर आंदोलन टाइप का जैसा कुछ हुआ, तो उसने क्या किया, फिर दोबारा ड्यूमा को बोल दिया कि ठीक है ड्यूमा काम करेगी, तो फिर उसने 3 महीने काम करने दिया ड्यूमा को। ठीक है, फिर तीसरी बार उसने क्या किया, जब उसको लगा कि नहीं अब ये ड्यूमा के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, तो तीसरी बार उस राजा ने क्या किया कि ड्यूमा में समाजवादी लोगों को निकाल दिया ड्यूमा से। ठीक है, उसमें क्या किया, अपने रूढ़िवादी लोगों को भर लिया, जो ऐसे लोगों को भर लिया जो राजा की हाँ में हाँ मिलाए, ठीक है, राजा का विरोध ना करे। तो उसने क्या किया, उदारवादी लोगों को निकाल दिया ड्यूमा से, यानी कि संसद से, रेडिकल्स को निकाल दिया संसद से, इन दोनों को निकाल दिया। अब कौन रह गए, अब रह गए रूढ़िवादी। रूढ़िवादी कौन से लोग थे, जो राजा की हाँ में हाँ मिलाते थे। अब राजा बोला कि ठीक है भाई संविधान लागू कर देंगे, ड्यूमा चलती रहेगी। अब ये चला, ऐसा तो है नहीं कि राजा ही चलाक था भाई, लोग भी समझ रहे थे कि क्या किया इन्होंने, जो हमारे हित में बोलने वाले लोग थे उनको तो निकाल दिया, अब तो राजा की ही चलेगी, राजा के ही लोग हैं ड्यूमा में। ठीक है,
ये सारी चीजें चलती रही काफी लंबे समय तक। कब तक चलती रही? 1917 तक चलती रही। ठीक है, 1914 में, ठीक है, 1914 में एक और घटना हुई कि विश्व युद्ध छिड़ गया, है ना। अब देखो आपकी जो बुक का पार्ट 3 है, ठीक है, चैप्टर 2 का जो पार्ट 3 है वो क्या है? पेट्रोगात में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेट्रोगाट, ठीक है, हिंदी में इसमें लिखा हुआ है पेट्रोगात में 22 फरवरी 1917 की क्रांति। ठीक है, क्रांति यहाँ कई बार हुई है, 3 बार हुई है यहाँ। ठीक है, पहली कौन सी हुई है? 1905 में 22 जनवरी को क्रांति। दूसरी कब हुई है? 22 फरवरी को 1917 में क्रांति। तो उस क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं पेट्रोगाट का क्या मतलब है। पेट्रोगाट एक शहर का नाम है जो रूस का था। ठीक है, रूस का एक शहर का नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, क्या नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग। ये जो शहर है ये शहर था रूस में, लेकिन ये जो नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ये नाम है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी भाषा का नाम है ये। जैसे हमारे देश में से अंग्रेज चले गए हैं, अभी बहुत सारे जो नाम है वो अंग्रेजों के नाम पर है ना। जैसे विक्टोरिया है कोलकाता में, और बहुत सारी चीजें हैं जो आज भी अंग्रेजों के नाम से ही चल रही है ना। जैसे नागालैंड जो नाम दिया हुआ है वो अंग्रेज ही देके गए, हमारे राज्य का नाम है। और बहुत सारी चीजें हैं जो अंग्रेजों की आज भी चल रही हैं। तो उसी तरह से वहां क्या चल रहा था, ये जर्मनी शब्द था, जर्मनी शब्द था सेंट पीटर्सबर्ग, शहर का नाम है जो रूस का था। जब विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, जब विश्व युद्ध हुआ, कब हुआ विश्व युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? 1914 में। ठीक है, जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, तो पहले पाले में कौन था? पहले खेमे में कौन था? मतलब एक साइड कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की। ठीक है, दूसरी साइड कौन था? दूसरे खेमे में था फ्रांस, ब्रिटेन, रोमानिया, इटली और रूस। रोमानिया और इटली बाद में शामिल हुए थे, और सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुई थी तो रूस, फ्रांस और ब्रिटेन थे। ठीक है, और दूसरी साइड कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि 1914-15 में ये हार रहा था रूस। ठीक है, अब देखो युद्ध हो रहा है तो राजा के पास पैसा कहां से आएगा? फ्रांस की वाली बात ही चलेगी, जैसे फ्रांस में चल रहा था वैसे ही चल रहा था कि पैसा कहां से आएगा? पैसे के लिए उसने टैक्स बढ़ा दिए। ठीक है, गरीब लोगों के ऊपर टैक्स लगा दिए। अब लोग पहले से ही परेशान है, इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है, पहले से ही मजदूरों के पास 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, कभी कभी 15-15 घंटे भी काम करते थे, और ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया। और फिर जब उनको पता चला कि जो रूस है वो हार रहा है, ठीक है, किससे हार रहा था? वो जर्मनी से हार रहा था। ठीक है, पहले 1905 में किससे हारा था? जापान से। ठीक है, इस बार किससे हार रहा था? जर्मनी से। ठीक है, कौन हारा था? रूस। देखो जापान इधर है, इधर पहले तो 1905 में इधर हारा, और 1914 और 15 में किधर हारा? वो इधर। ठीक है, देखो जर्मनी कहाँ है, एक मिनट, जर्मनी इधर है, जर्मनी इधर है, जर्मनी। ठीक है, ये जर्मनी है। तो जर्मनी से हार रहा था वो। जब जनता को ये पता चला कि जर्मनी से हार रहा, तो जनता कहीं ना कहीं इससे नाराज होने लगी कि भाई इतना टैक्स ये बढ़ा रहे हैं, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में चल रही है, उसके बाद भी हमारी जो सेना है वो हार रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जनता इस वजह से भी राजा से नाराज थी। ड्यूमा की भी बात थी कि राजा जो है वो ड्यूमा को ठीक से चलने नहीं दे रहा था। ठीक है, तीसरा कारण क्या था कि जो राजा की रानी थी जरीना, जरीना कहाँ की राजकुमारी थी? वो थी जर्मनी की। तो लोगों को लग रहा था कि जो रानी है ये किसकी है? दुश्मन देश की है। तो उसकी वजह से जनता और भी ज्यादा नाराज हो गई राजा से। तीसरा कारण यह था कि राजा ने क्या किया? ड्यूमा को तो साइड कर दिया, ड्यूमा की तो बात नहीं मान रहा राजा। ठीक है, पहली बात तो ड्यूमा में भरे अपने वाले लोग थे। ठीक है, कौन से बड़े रूढ़िवादी लोग भर लिए। दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत रूस के हित में भी जो लोग सोच रहे थे उनकी बात नहीं मान रहा था। वो किसकी बात मान रहा था? वो मान रहा था जो जार था उसके एक बार बच्चे बीमार हो गए थे। ठीक है, तो एक सन्यासी था रासपुतीन, उसको उसने उन बच्चों का इलाज किया, वो बच्चे ठीक हो गए थे। तो उसने क्या किया? ड्यूमा को साइड कर दिया। उसको लग रहा था कि जो रासपुतीन है उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, तो उनकी बात, रासपुतीन की बात मान रहा था। तो जनता को लग रहा था कि जो हमारे देश के हित के बारे में सोचने वाले हैं ड्यूमा के लोग, उनके बारे में तो उनसे तो सलाह नहीं ले रहा। ठीक है, किससे सलाह ले रहा है? उस सन्यासी से सलाह ले रहा है। क्यों ले रहा है? हमारे देश का और ज्यादा बेड़ा गर्क होता जा रहा है। तो जरीना से पहले से ही लोग आक्रोश में थे, दुखी थे कि भाई ये दुश्मन देश की लड़की है। और उस समय युद्ध जो है वो जर्मनी के पक्ष में जा रहा था, है ना। और इसी जर्मनी का विरोध करने के लिए लोगों ने क्या किया? सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या कर दिया? पेट्रोगाट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? पेट्रोगाट। ठीक है, और जब बाद में फिर दोबारा, बहुत बाद में दोबारा से पेट्रोगाट
का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, सेंट पीटर्सबर्ग कर दिया गया था। ठीक है, और ये उस समय राजधानी था रूस की। ठीक है, तो इसका नाम चेंज कर दिया था उस टाइम पे लोगों ने, किसके विरोध में, जर्मनी के विरोध में। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि कहानी कहां से स्टार्ट हुई, यानी कि दोनों बार जो क्रांति हुई 1905 में भी 1917 में भी कहीं ना कहीं ये इस वजह से हुई क्योंकि राजा जो है वो युद्ध में लीन था। ठीक है, अब युद्ध की वजह से कितनी ज्यादा गड़बड़ हुई कि देखो यहाँ पे लिखा है 1914 से 1916 के बीच जर्मनी ऑस्ट्रिया में रूस की हार हुई, उद्योगों पर बड़ा असर पड़ा। क्यों पड़ा कि जो भी सप्लाई आ रही थी, है ना, तो जर्मनी ने क्या किया, जो बाल्टिक सागर है, ये वाला जो बाल्टिक सागर है, इस पर अपना कब्जा कर लिया। अब वो कह रहा है, जर्मनी कह रहा है कि यहाँ से कोई भी सामान यहाँ रूस में एंट्री नहीं होगी। ठीक है, सेना के लिए कोई सामान नहीं जाएगा, उद्योगों के लिए कोई कच्चा माल नहीं जाएगा। तो यहाँ से उसने सारे माल पर रोक लगा दी। उसके वजह से क्या हुआ, जो उद्योग थे उनको बहुत नुकसान होने लगा क्योंकि कच्चा माल नहीं आ रहा। ठीक है, जब तक कपास नहीं आएगी उनका कपड़ा कैसे बनेगा, है ना, भेड़ों की ऊन नहीं आएगी तो ऊन कैसे बनेगी, तो ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही थी। तो उद्योगों को बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ रहा था। मजदूरों की कमी होने लगी। मजदूरों की कमी कैसे हो गई कि जब युद्ध लगातार चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सेना की जरूरत पड़ने लगी। तो जो कुशल लोग थे, जो हष्ट-पुष्ट लोग थे, शारीरिक और मानसिक रूप से सही लोग थे, स्वस्थ लोग थे, उनको सेना में भर्ती कराया जाने लगा और उन्हें देश के लिए लड़ने के लिए भेज दिया। ठीक है, युद्ध में। तो जो अच्छे लोग थे, जो थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के या शारीरिक रूप से अच्छे थे, उनको कहाँ भेज दिया था, युद्ध पर भेज दिया था सेना में भर्ती करके। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर वो लोग मारे गए। ठीक है, तो मजदूरों की भी कमी हो गई। अब मजदूरों की कमी हो गई, और ज्यादा प्रेशर आ गया, और ज्यादा घंटे काम करना पड़ रहा है उनको। ठीक है, और तनख्वाह उनको कब मिल रही है, तनख्वाह तो उनको वो मजदूर जो मजदूरों को देते ही नहीं थे, अपने हिसाब से करते थे। नेक्स्ट क्या हुआ, अब अनाज की कमी पड़ गई क्योंकि कुछ लोग मजदूरी कर रहे हैं शहर में आके, जिनके पास भूमि नहीं थी वो मजदूरी करने लगे, कुछ लोग युद्ध में गए तो वो युद्ध में मारे गए, तो अनाज की कमी पड़ गई। ठीक है, अकाल पड़ गया, बहुत सारे लोग मारे गए। नेक्स्ट है 70 लाख लोगों की मौत हो गई सेना में। ठीक है, 70 लाख लोग मर गए और 30 लाख लोग जो है वो शरणार्थी बन गए, है ना। तो इससे भी क्या हुआ, इससे भी जो उद्योग धंधे हैं या दूसरी चीजें हैं, कृषि है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इतने लोग नष्ट हो गए, मर गए, तो उनका काम कौन करेगा। ठीक है, तो अनाज की कमी हो गई, ये सारी दिक्कत हो गई। अब क्या हुआ एट लास्ट कि जो उस समय रूस में जो शहर था पेट्रोग्राड, वो कहाँ था, सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्राड एक ही बात है। ठीक है, बाद में नाम चेंज कर दिया था जर्मनी के विरोध के कारण। वो क्या था, एक नदी है नेवा नदी। ठीक है, ऐसे करके नेवा नदी थी। तो नेवा नदी के एक साइड तो रह रहे थे गरीब लोग, ठीक है, दूसरी साइड रह रहे थे अमीर लोग। दूसरी साइड को क्या था, राजा का महल था, उद्योगपति, पूंजीपति और मतलब बड़े बड़े लोग। एक साइड बिल्कुल गरीबियों गरीबों की बस्तियां थी, दूसरी तरफ उद्योगपति रह रहे थे, राजा रह रहे थे, मंत्री रह रहे थे, मतलब रईस लोग रह रहे थे। तो अमीर और गरीबों के बीच क्या थी, नदी थी। कौन सी, नेवा नदी। तो नेवा नदी के एक साइड गरीब लोग और एक साइड रईस लोग। ठीक है, एक साइड राजा महल, ये सारी चीज। तो नदी के उस पार जब मजदूर देखते थे तो उनको दुख होता था कि यार हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, रहने को नहीं है, सोने को नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है, और उधर साइड लोग कितने अमन चैन आराम से रह रहे हैं, हमारी क्या गलती है, और हमारा शोषण कर रहे हैं, पैसे कमा के खुद मजे में रह रहे हैं। तो जनता में आक्रोश बढ़ा, और आक्रोश कौन से दिन बढ़ा था, 22 फरवरी 1917 को। ठीक है, उस दिन क्या हुआ, 22 फरवरी 1917 को नेवा नदी के दाएं तट पर फैक्ट्रियों में तालाबंदी हो गई। मजदूरों ने बोला कि ठीक है, आज से हम काम ही नहीं करेंगे जब तक आप मजदूरों के घंटे कम नहीं करोगे, सैलरी नहीं बढ़ाओगे, उनको सुख सुविधाएं नहीं दोगे, तो हम क्या नहीं करेंगे, हम नहीं कर रहे काम हम। ठीक है, उन्होंने फैक्ट्रियां बंद करनी शुरू कर दी। जब एक फैक्ट्री में ताला डला, दूसरी में, भाई दुखी तो सारे ही थे। अब कोई एक ने बोला कि भाई हम, एक मिनट माइक चेक कर लेती हूँ, माइक बंद हो गया, नहीं चल रहा। कई बार ऐसा होता है, मैं बोलती रहती हूँ, माइक बंद हो जाता है, और 1-1.5 घंटे में बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला माइक बंद है, आवाज रिकॉर्ड ही नहीं होती, फिर मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। सस्ता वाला माइक है इसलिए दिक्कत हो जाती है। तो अब सारे लोग परेशान थे, एक के बाद एक के बाद एक फैक्ट्री बंद हो गई, 50 फैक्ट्रियों में ताले बंद हो गए, उद्योग धंधे पूरी तरह से चौपट हो गए। कई दिन तक कोई भी मजदूर काम पर नहीं गया। ठीक है, छोटे छोटे कॉलमों में मजदूरों की कहानी दे रखी है, तो आप पढ़ना। ठीक है, इंटरेस्टिंग कहानियां होती हैं। इससे क्या है, ये जो कहानियां हैं बैकग्राउंड वाली, जो छोटे छोटे कॉलम में आपके एनसीईआरटी में दे रखी हैं, उनसे ये जो रूस की क्रांति आप याद करोगे ना, इसको याद रखने में आसानी रहेगी। ठीक है, कहानी जितनी ज्यादा लंबी होगी उतनी ज्यादा याद रहेगी। तो तालाबंदी हो गई। अब उन्होंने कौन सा नारा दिया 1917 में, उन्होंने बोला रोटी हमें चाहिए। रोटी की प्रॉब्लम चल रही थी, पाव रोटी की, जैसे फ्रांस में चल रही थी। अब जो लोग थे वो क्या कर रहे थे,
गेहूं को महंगे दाम में बेच रहे थे तो पाव रोटी बहुत ज्यादा महंगी हो रही थी, गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे थे, वो भूखे मर रहे थे। तो उन्होंने नारा दिया रोटी चाहिए हमें, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, काम के घंटे कम करो, लोकतंत्र की स्थापना करो और संविधान की उन्होंने मांग की। ठीक है, इस चीज को लेकर विद्रोह हुआ। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने दोबारा से मतलब वो जो पैलेस था उसको इस तरह से घेराबंदी से शुरू कर ली, और जो राजा था उसने वापस वही कहा कि जो लोग थे, जो पुलिस वाले थे, उनको आदेश दे दिया कि इन पर गोली चलाओ। ठीक है, जो भी आंदोलन कर रहा है उस पर गोली चलाओ और महल की तरफ लोगों को मत आने दो। अब इस बार क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे परेशान वो भी थे। ठीक है, शासन प्रशासन के लोग जो गरीब थे वो भी परेशान थे। अब उन्होंने क्या किया, वो मजदूरों के साथ मिल गए। उन्होंने राजा को बोल दिया कि हम अब किसी पर भी गोली नहीं चलाएंगे, पिछली बार हमने गलती करी इन पर गोली चला के, अब नहीं चलाएंगे। और ये जो कह रहे हैं संविधान लागू करने की बात, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोकतंत्र की बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच में इनके घंटे कम किए जाने चाहिए काम के, इनकी तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिए, समाजवाद अपनाना चाहिए सरकार को, जार को, तो ये सारी चीज करनी चाहिए। तो अब राजा जो है वो मान नहीं रहा। धीरे धीरे क्या हुआ, सारी की सारी पुलिस जो है वो विरोध में आ गई, किसके, जार के। ठीक है, जार निकोलस के विरोध में आ गई। ठीक है, तो सोवियत संघ की स्थापना कर ली उन्होंने, मजदूरों ने और सैनिकों ने मिलकर। और उन्होंने क्या किया कि जो सेना का जो कमांडर था मजदूरों के साथ मिल गया, और उसने राजा को बोला, ऑफर दिया कि भाई तुम क्या करो, ये शासन छोड़ दो। ठीक है, और अब जो शासन चलेगा वो जनता का चलेगा। ठीक है, क्या लाइन बोली उसने कि जार सिंहासन छोड़ो कि अब जनता आती है। ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई या तो आप आराम से छोड़ दो, नहीं तो जनता आके आपको मार पीट जाएगी। ठीक है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, कमांडर ने ऐसे बोल दिया। अब राजा डर गया, राजा ने क्या किया, सिंहासन छोड़ दिया। ठीक है, प्रभाव क्या हुआ, ठीक है, जो क्रांति हुई उसमें क्या क्या फायदे हुए, जैसे 1905 में फायदा क्या हुआ, ड्यूमा की स्थापना होगी, बाद में राजा ने चाहे उसको भंग करा, लेकिन उस समय तो लागू किया था। ठीक है, अब इस बार क्या 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 फायदे हुए, इस बार फायदा हुआ केरेंस्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ठीक है, यानी कि राजा ने सच में सत्ता छोड़ दी और एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, लेनिन की अप्रैल थीसिस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप जानो अंतरिम सरकार क्या होती है। अंतरिम सरकार होती है, जैसे हमारा देश जो हुआ था वो आजाद, हमारा देश हुआ था 1947 में आजाद। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले संविधान बनाने की प्रक्रिया चलने लगी थी, है ना। कब चलने लगी थी, हमारे यहाँ 1946 से ही संविधान बनाने की प्रक्रिया चलने लगी थी, जब अंग्रेजों को ये लगा कि अंग्रेज यहाँ पर शासन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब भारतीय उनको शासन नहीं करने दे रहे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है तुम अपना संविधान बना लो और हम तुम्हारे यहाँ लोकतंत्र कायम कर देंगे। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, 2 सितंबर 1946 को उन्होंने अंतरिम सरकार के लिए बोल दिया। अंतरिम सरकार क्या होता है कि कुछ सदस्यों को अस्थायी रूप से देश संभालने की जिम्मेदारी दे दी जाती है ना। अब जैसे उस समय 1946 में उन्होंने बोला कि ठीक है संविधान बना लो, है ना। तो संविधान बनाने के लिए कुछ लोगों का गठन किया गया, तो चुनाव नहीं किया गया। ठीक है, इतने बड़े लेवल पर चुनाव नहीं हुआ। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को ऐसे ही चुन लिया गया, तो एक अंतरिम सरकार बन गई। फिर बाद में क्या हुआ, हम संविधान बना रहे थे तो अंग्रेज उसमें इंटरफेयर कर रहे थे, तो हमने क्या किया, 1946 में अंतिम सरकार बनी। 1947 में हमने बोला अंग्रेजों से भाई भाग जाओ, 15 अगस्त तक हमारा देश खाली कर दो, नहीं तो हम बहुत मारेंगे। ठीक है, तो अंग्रेज बेचारे भाग गए, 15 अगस्त तक उन्होंने हमारा देश खाली कर दिया। फिर हमारा जो संविधान है कब बनकर तैयार हुआ, 1946 को, सॉरी 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ, यानी कि हमने 2 साल पहले ही उनको भगा दिया था अंग्रेजों को, है ना। अब संविधान कब लागू हुआ, 1950, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, है ना। अब संविधान लागू हो गया, अंग्रेज देश छोड़कर भाग गए। अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते देश को, तुरंत उसको राष्ट्रपति चाहिए देश को। ठीक है, तो तख्ता पलट हो गया, तो तुरंत क्या चाहिए, राष्ट्रपति चाहिए, प्रधानमंत्री चाहिए, मंत्री परिषद चाहिए, पूरी पूरी संसद चाहिए देश को चलाने के लिए। चुनाव एक दिन में तो नहीं होंगे, चुनाव की प्रक्रिया लंबी होती है। ठीक है, कम से कम 6 महीने लग जाएंगे चुनाव कराने में, और उसका परिणाम आने में, दोबारा से सीट वगैरह बांटने में, सारी चीजों करने में। तो क्या किया भारतीयों ने, एक अस्थायी संसद बना ली, उसमें प्रधानमंत्री बन गए, उसमें राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, मतलब सारे पद जो है उन्होंने अपने हिसाब से भर लिए। उस समय जो क्रांतिकारी लोग कर रहे थे देश के लिए, देश की भलाई के लिए जो काम कर रहे थे, उनको ही अंतिम सरकार में रख लिया। अंतिम सरकार का मतलब समझ गए ना आप, अस्थायी रूप से पदों पर नियुक्त कर दिया लोगों को। ठीक है, कि भाई तुम इतने दिन तुम देश संभालो, उसके बाद चुनाव हो जाएंगे,
तो फिर चुनाव के द्वारा जो भी सरकार चुन के आएगी वो शासन करेगी। ठीक है, तो जब तक चुनाव नहीं होते इतने तुम लोग संभालो। जो जो भरोसेमंद लोग होते हैं, जिनके पक्ष में जनता ज्यादा होती है, थोड़ा सा आइडिया रहता है, उनको बैठा दिया सत्ता में। ठीक है, अब हमारे यहाँ जैसे हमारा जो देश है वो कब आजाद हुआ? 1947 को आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ठीक है, और पहली बार चुनाव कब हुए? 51-52 में, 1951-1952 में चुनाव हुए। ठीक है, तो लगभग 4 साल बाद चुनाव हुए। तो 4 साल किसने काम किया? अंतरिम सरकार ने काम किया। ठीक है, तो वो देश के लिए, देश का संचालन करती रही। तो उसी तरह से इन्होंने क्या किया, एक अंतरिम सरकार बनाई जिसमें प्रधानमंत्री कौन बना दिए? केरेंस्की बना दिए। केरेंस्की के हाथ में सत्ता आ गई। अब केरेंस्की नेता बन गए। केरेंस्की जो थे वो क्या चाह रहे थे? धीरे धीरे अपना प्रभाव फैलाना चाह रहे थे रूस में। ठीक है, जो लेनिन थे उनका देश निकाला कर रखा था राजा ने बहुत दिन पहले से ही, क्योंकि लेनिन समाजवादी थे, देश लोगों के, गरीब लोगों के बारे में सोचते थे, तो उनको निकाल रखा था। तो जब 1917 में जार हट जाता है तो जो लेनिन है वो दोबारा अपने देश में आते हैं, रूस में, और वो दोबारा से लोगों की भलाई के बारे में काम करने लगते हैं। तो जो लेनिन थे, जब लेनिन आए रूस में, तो लेनिन ने अपनी अप्रैल थीसिस दी, यानी कि अप्रैल में वो आए होंगे, तो अप्रैल थीसिस दी। उसमें 3 बात उन्होंने बोली। उन्होंने बोली कि सबसे पहले ये जो युद्ध चल रहा है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, उसको खत्म करो। हमें किसी जर्मनी से नहीं लड़ना है, ऑस्ट्रिया से नहीं लड़ना, हमें किसी से नहीं लड़ना है। युद्ध खत्म करो, टैक्स कम हो जाएगा, फिर टैक्स को हम कम कर सकते हैं। ठीक है, जब युद्ध के लिए खाने की चीज जा रही है, वर्दी जा रही है, बम धमाके गोला ये सब जा रहे हैं, तो इस पर खर्चा जो होगा वो एक तरह से बंद हो जाएगा। तो उस खर्चे का हम क्या करेंगे? देश के लिए खर्च कर देंगे। तो देश में जो लोग भूखे मर रहे हैं उनके लिए रोटी की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? युद्ध बंद करना है। दूसरे क्या करना है? हमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर देना है। ठीक है, ताकि जो देश है वो सुचारू रूप से ठीक से चलने लगे। ठीक है, तीसरा उन्होंने क्या बोला कि जो जमीन है, जो जमींदारों के पास जमीन है, जो बड़े बड़े लोगों के पास जमीन है, उस जमीन को बांट दिया जाए। किसमें? किसानों में। ठीक है, किसानों में बांट दिया जाए। ये 3 बात उन्होंने कही। तो ये सारी बातें गरीबों को बहुत अच्छी लगी कि भाई जो जिनके पास जमीन नहीं थी उनको जमीन मिलने लगी, है ना। और समाजवादी लोग बांटने लगे जमीन कि भाई जमीन बांटो, जो अमीर लोग हैं उनसे छीन के गरीब लोगों को देने लगे, है ना। तो अब जो गरीब लोग हैं उनको अच्छा लगने लगा कि भाई ठीक है, हमारे लिए भी राहत मिल रही है। जो फैक्ट्री मालिक थे, उनके बड़े बड़े बंगले थे, उनके बंगलों को कब्जा कर उनको एक हिस्सा उनको रहने को दे दिया अमीर लोगों को, और बाकी बाकी की बिल्डिंग में कौन रह रहे हैं? जो मजदूर थे, जिनको रहने के लिए जगह नहीं थी, उनको दे दी गई। तो समाजवादियों ने क्या काम शुरू कर दिया? बांटने का काम शुरू कर दिया कि भाई संसाधनों को बराबर बराबर बांटो। क्योंकि हमने तो क्रांति इसी बात पे की थी कि जो अमीर लोग हैं, उन जो लोगों का शोषण कर रहे हैं, जिनके पास ज्यादा संसाधन है, उनको किसको देंगे? हम गरीबों को देंगे। तो लेनिन आके ये काम करने लगे देश में। और लेनिन की पार्टी ने क्या किया? अप्रैल थीसिस के हिसाब से गरीब किसान जो थे उनको खेत बांटने शुरू कर दिए। जैसे हमारे यहाँ ग्राम दान और भूदान चला था, आपने क्लास में पढ़ाई था। ठीक है, उसी तरह से उन्होंने जमीन बांटनी शुरू कर दी। शहर में मजदूरों को प्लॉट वगैरह या मकान वगैरह रहने का स्थान देना शुरू कर दिया। अब जो केरेंस्की था और उसके समर्थक थे, उनको लगा कि यार हमारा तो प्रभाव कम होने लगा धीरे धीरे, और जो लेनिन है उसका प्रभाव बढ़ने लगा। अब लेनिन के बारे में जो लोग हैं उनकी विचारधारा बहुत अच्छी हो गई कि भाई लेनिन बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहा है, लेनिन लेनिन बहुत सही काम कर रहा है। अब जब इन्होंने केरेंस्की ने ये देखा कि लेनिन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो उसने क्या किया कि बोल्शेविकों को दबाने की कोशिश की, जैसे राजा ने करी थी। ठीक है, उन्होंने बोला कि ये कोई समाजवाद नहीं चलेगा, इसे हटाओ। ठीक है, और कोई भी जो लोग हैं उनके ऊपर अत्याचार मत करो, मतलब अमीर लोगों की चीजों को छीन के गरीबों को मत दो। केरेंस्की ने ये किया, तो लड़ाई बढ़ती रही। ठीक है, फरवरी में ये हुई थी क्रांति। ठीक है, अप्रैल में ये आए। अप्रैल में इन्होंने ये अप्रैल थीसिस में 3 बात कही बोली थी, और उसके बाद जो जनता थी वो इनका साथ दे रही थी, लेनिन का। और लेनिन का साथ देते देते वो क्या बन गई थी? उनके मन में ये भावना आ गई थी कि भाई अब क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। केरेंस्की को ये चीज बुरी लग रही थी। और जो अंतरिम सरकार थी, अंतरिम सरकार में और बोल्शेविकों में, दोनों में लड़ाई होने लगी घमासान। ठीक है, जो केरेंस्की की जो सरकार के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे? बोल्शेविकों को मार रहे थे, उनको जेल में डाल रहे थे। ठीक है, क्रांति फिर दोबारा भड़की। कब भड़की? अक्टूबर में। अब देखो अक्टूबर की क्रांति में क्या हुआ, मैं वो आपको पढ़ के बताती हूँ, बोर्ड पर नहीं आ पाता, इसलिए मैंने यहाँ पर बुक में से ही आपको बता देती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ। अब ये धीरे धीरे लड़ाई होती रही बोल्शेविकों में और अंतिम सरकार में। ठीक है, जो अस्थायी रूप से सरकार थी उसमें। ठीक है, अब लड़ाई बढ़ते बढ़ते कौन सा महीना आ गया? अक्टूबर का। और बोल्शेविक इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि अंतिम सरकार जो कर रही है वो ठीक है। उन्होंने कहा नहीं,
अंतरिम सरकार तो एक तरह से राजा की तरह काम करने लगी। जैसे राजा लोगों का शोषण कर रहा था, राजा ने सुख सुविधाएं नहीं दी थी लोगों को, ऐसे ही अंतिम सरकार काम कर रही है। तो फिर क्या फायदा हुआ क्रांति आने का, फिर क्या हुआ देश आजाद होने का, ठीक है, फिर क्या फायदा हुआ राजा का सिंहासन से उतरने का। तो मतलब इन दोनों में ये जो क्रांतिकारी गुट थे इनमें ही लड़ाई होने लगी। राजा तो साइड हो गया, राजा का तो कोई मतलब नहीं, अब इनमें ही लड़ाई होने लगी जो क्रांति के लिए लड़ रहे थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद यानी सोवियत, ठीक है, पेट्रोग्राद यानी सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया, ठीक है। किसने, लेनिन ने। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन टेरेंस्की, ठीक है, क्या नाम है, लियोन टेरेंस्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सेना क्रांतिकारी समिति का गठन किया, ठीक है। एक सेना का गठन किया किसने, लेनिन ने। इस बात का खुलासा नहीं किया कि यह योजना किस दिन लागू की जाएगी। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। कौन कर रहे हैं, बॉल्शेविक कर रहे हैं, किसके खिलाफ, केरेंस्की की अंतरिम सरकार के खिलाफ, ठीक है। युद्ध चल रहा है अब। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले, ठीक है, यानी कि जहां जहां ये बॉल्शेविक थे उनको मारने के लिए। तड़के ही सरकार के वफादार सैनिकों ने 2 बॉल्शेविक अखबारों के दफ्तरों को घेर लिया, यानी कि उन्होंने कहा कि जहां से ये प्रेस में बात जा रही है बाहर की भाई क्रांति करो, इनके खिलाफ जो भी चीजें बोली जा रही थी केरेंस्की के खिलाफ, उन्होंने कहा सबसे पहले क्या करो, इन अखबारों को बंद कराओ, ठीक है, ताकि जनता तक लेनिन की बात पहुंचे ही नहीं, तो जनता में शांति बनी रहेगी और हमारा शासन चलता रहेगा। तो सबसे पहले क्या करो, अखबारों को बंद करा दो। तो उन्होंने अखबारों को बंद करा दिए। टेलीफोन टेलीग्राम दफ्तरों पर नियंत्रण कर लिया और विंटर पैलेस की रक्षा के लिए सरकारी समर्थक सैनिकों को भी रवाना कर दिया। लेकिन ये चीज ज्यादा दिन तक नहीं चली। लास्ट में क्या हुआ, पलक झपकते ही क्रांतिकारी समितियों ने भी अपने समर्थकों को आदेश दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। कौन से मंत्री, जो केरेंस्की के थे मंत्री, उनको गिरफ्तार कर लिया किसने, लेनिन के लोगों ने, ठीक है। यानी लेनिन कौन थे, बॉल्शेविक विचारधारा के। तो बॉल्शेविकों ने क्या किया, केरेंस्की के जो अधिकारी वगैरह थे उनको गिरफ्तार कर लिया। नेक्स्ट है, उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने, यानी कि एक वो पानी का जहाज था, क्योंकि नेवा नदी के उस पार वो था ना पैलेस, और इस पार मजदूर आ रहे थे, तो उस पार जाने के लिए जहाज का यूज किया है इन्होंने। तो औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी, ठीक है। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरी शहर क्रांतिकारियों के समिति के नियंत्रण में आ चुकी थी और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कौन से मंत्री, इन मंत्रियों ने, केरेंस्की के जो मंत्री थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है भाई, लेनिन की सरकार, जो लेनिन है वो राजगद्दी पे आ जाओ, ठीक है, बैठ जाओ, ठीक है। तो इस तरह से दिसंबर आते आते तक मॉस्को और पेट्रोग्राद में किसका सरकार हो गई, बॉल्शेविकों की, ठीक है, बॉल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। तो जो क्रांति 1917 में भड़की थी 22 फरवरी को, उसका अंत कब हुआ, दिसंबर तक, ठीक है, अक्टूबर में दोबारा हुई। तो 3 बार क्रांति हुई। पहली बार 1905 में हुई थी 22 जनवरी को, ठीक है। दूसरी बार कब हुई थी, दूसरी बार हुई थी 22 फरवरी 1917 को। तीसरी बार कब हुई थी, यह हुई थी अक्टूबर में, अक्टूबर 1917 को दोबारा, ठीक है। फिर पूरी तरह से जो सत्ता है वो किसकी होगी, वो बॉल्शेविकों की होगी। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आई, ठीक है, वो आप नेक्स्ट पार्ट में देखोगे। देखो चैप्टर नंबर 4, इसका ही पार्ट 4 में दे रखा है, दूसरी क्रांति के पार्ट 4 में दे रखा है कि अक्टूबर के बाद क्या क्या बदलाव आए। अक्टूबर के बाद बदलाव यही आए कि दंगे भड़कने लगे, गरीब लोगों को खुली छूट दे रही कि भाई जो जो जिस जमीन पर खेती कर रहा है वो जमीन उसकी होगी, ठीक है। मजदूरों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, तो जो उद्योगपति हैं उनके छीन लो उनके घर बार और उसमें रहो। तो ये विचारधारा थी कि समाजवादियों की विचारधारा क्या थी, बराबर बराबर बांटो, ठीक है। होने क्या लगा कि छीना झपटी करो, ठीक है। काम तो हो रहा था कि शांति कायम रहेगी, समाजवाद आएगा तो सब कुछ सही सही होगा। लेकिन जब ये समाजवादी विचारधारा साम्यवादी में तब्दील हुई, ठीक है, साम्यवादी में की तरफ जाने लगी, तो क्या होने लगा कि गरीबों ने क्या किया, अमीरों से संसाधन छीनने शुरू कर दिए और लड़ाई बढ़ने लगी, ठीक है। धीरे 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 बहुत सारे सालों में ये जो चीजें हैं थोड़ी थोड़ी नॉर्मल हुई। और फिर लेनिन ने क्या किया, लेनिन ने कहा कि भाई जो खेती है वो कैसे करेंगे, वो ऐसे ग्रुप में लोगों, मतलब सबको बांट दो और वो उन पर खेती करवाओ, ठीक है। कुछ दिन बाद लेनिन जो है उनकी मृत्यु हो गई, उनकी सत्ता खत्म हो, मतलब वो खत्म हो गए, लेनिन जो है उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद आए स्टालिन, ठीक है। स्टालिन ने जो शासन किया उसको बोलते हैं स्टालिनवाद,
ठीक है, आपके चैप्टर में दिया हुआ है स्टालिन बाद बोलते हैं उसको। और स्टालिन ने क्या किया, स्टालिन ने किया कि पूरे के पूरे गांव की खेत को पूरे के पूरे गांव के लोगों से करवाओ, मतलब सामूहिक खेती। सामूहिक खेती का मतलब है कि एक टुकड़ा दे दिया, ठीक है, एक टुकड़ा दे दिया, इस पे इस गांव के सारे लोग खेती करेंगे और जो धान या जो भी अनाज उपजेगा उसको बराबर बराबर सब में बांट दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये तो सही है कि सब लोग बराबर बराबर काम करेंगे, बराबर बांट लेंगे, लेकिन ये जो चीजें है ना ये ज्यादा नहीं चलती हैं। क्यों नहीं चलती हैं? मान लो एक गांव में 100 लोग हैं, 100 की 100 के लिए ये जमीन अलॉट की गई है। 10 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, वो सोच रहे हैं कि काम नहीं करेंगे जब भी हमें बराबर मिलना है, काम पूरे दिन करेंगे जब भी हमें बराबर मिलना है, तो हम क्यों काम करें? ठीक है, ये काम कर रहे हैं तो फिर हम कम काम करें, हम 2-3 घंटे काम करें, बाकी के लोग चाहे 8 घंटे काम कर रहे हैं खेतों में, करने दो उनको। तो इस तरह की भावना रही है ना। तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी चालाक हो जाते हैं कि भाई हम क्यों ज्यादा काम करें। अब ऐसे ऐसे क्या हुआ, खेती जो है ठप पड़ने लगी। जो सामूहिकरण हुआ समाजवाद की वजह से कि भाई सब लोग जो है ग्रुप में काम करो, उससे क्या हुआ कि जो किसान है वो खेती में ध्यान नहीं दे रहे थे ठीक से, तो उपज जो है वो पहले के मुकाबले कम होने लगी, है ना। दूसरा क्या किया, लोगों ने अपने मवेशी मारने शुरू कर दिए किसानों ने, क्योंकि सब कुछ तो बराबर बट नहीं है। ठीक है, अब किसी के पास 4 भैंस है उसको भी बराबर पैसे मिल रहे हैं, किसी के पास 1 भैंस है उसको भी बराबर मिलना है, तो फिर वो 4 भैंस वाला क्यों पालेगा 4 भैंसों को? तो फालतू में ही पालेगा ना, जब उसकी कोई मतलब मिलना सबको बराबर ही है। तो फिर लोगों ने क्या किया, अपने गाय भैंस मारने शुरू कर दिए, अपने मवेशी मारने शुरू कर दिए। इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर अकाल पड़ गया। ठीक है, कहां पर, रूस में, और बहुत सारे लोग भूखमरी से मर गए। ठीक है, मतलब लाखों में 40 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो मर गए, किससे, भूख से। और किसकी वजह से गड़बड़ हुई, ये सामूहिकरण की वजह से गड़बड़ हुई, जो ग्रुप में खेती वाली बात थी। फिर उनको बाद में लगा लगा कि कुछ जो किसान है ये गड़बड़ कर रहे हैं, इनकी वजह से ये गड़बड़ हो रही है, तो उनको जेल में डालने लगे, है ना, कि भाई इनको क्या करो, जेल में डालो कि ये समाजवाद का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्या था कि जो लोग अपने मवेशियों को मार रहे हैं या मतलब किसी पे भी शक होता था कि हाँ ये समाजवाद का साथ नहीं दे रहा है, उसको जेल में बंद कर देते थे। ठीक है, उसको सजा देते थे, यातना देते थे। कई बार बहुत इंटेलिजेंट लोग भी, वैज्ञानिक लोग भी इस चक्कर में मारे गए कि भाई ये किसी पे भी शक हो रहा है कि हाँ ये समाजवाद का साथ नहीं दे रहा, उसको मार रहे हैं, उसको फांसी पे चढ़ा दिया। इस तरह की मतलब बहुत ही अशांति का जो माहौल है वो चलता रहा रूस में, है ना। और ये जो सामूहिकरण वाली जो प्रक्रिया थी ये पूरी तरह से फेल रही। और देखो ये हर जगह फेल होगी। जैसे घर में 4 लोग हैं, है ना, मैंने आपको पीछे भी उदाहरण दिया था कि घर में 4 लोग हैं, एक लड़का सुबह से शाम तक काम में लगा है, 6 बजे से काम पे निकलता है और रात के 8 और 10 बजे घर में घुस रहा है, पूरे दिन काम कर रहा है। एक लड़का 6 घंटे काम कर रहा है, एक लड़का 4 घंटे, और एक लड़का पूरे दिन टीवी देख रहा है। अगर आप कहोगे कि भाई सबको बराबर सुख सुविधा दी जाए, तो फिर जो 12 घंटे 14 घंटे जो लड़का काम कर रहा है वो क्यों करेगा? वो कहेगा मैं भी भाई घर में ही रहूंगा, टीवी देखूंगा, मिलना तो सबको बराबर ही है। होता है ना घर में। आप सोच के देखो, अगर सबको बराबर ही मिलना है तो आप ज्यादा काम क्यों करोगे? तो ये वाली जो चीज थी ये कहीं ना कहीं फेल रही, आक्रोश रहा गरीबों में। और ये जो रूस है, जो आज इतना सा रूस मैं आपको दिखा रही हूँ पीला पीला, ये नहीं था। ठीक है, इस जो सोवियत संघ था, ठीक है, पहले रूस को क्या बोलते थे, सोवियत संघ। रूस बोलना शुरू किया है 1991 में। ठीक है, 1991 से पहले जो रूस था वो क्या था, सोवियत संघ था। ठीक है, सोवियत संघ में ये सारे देश थे, कौन कौन से, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। जब ये सारी चीजें चलती रही, समाजवाद की लड़ाई चलती रही, गृह युद्ध चलते रहे, तो कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ देशों ने क्या किया, 1991 में, 1991 में इनसे अपने आप को अलग कर लिया कि भाई हमारा विकास नहीं होगा तुम्हारे साथ। एक तो ये युद्ध भी लड़ता रहता था रूस ना कहीं छोटी मोटी लड़ाई इसकी चलती रहती थी हर समय। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को अलग कर लिया, 15 देश अलग बने। उनके बारे में बता देती हूँ कौन कौन से थे वो 15 देश। वो एक तो ये था, 1 मिनट में अभी बताती हूँ 15 देशों का नाम। 15 देश में थे आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लातविया और लुथानिया, मालदोवा, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। ये सारे, यानी कि ये जितने भी देश आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो देश दिख रहे हैं ये सारे पहले किस में थे, ये सारे रूस में थे। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन ग्रीन अब लगा रखा है ना, ये किस में थे, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं किसमें थे, ये सारे के सारे रूस में थे। ठीक है, तो रूस जो है वो पहले भारत भी इतना बड़ा था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सारे भारत में थे। तो रूस की सीमाएं किससे लगती थी, पहले भारत में लगती थी। ठीक है, अब धीरे धीरे कब्जाते रहे, कुछ चीन ने कब्जा लिया, कुछ अफगानिस्तान ने, कुछ पाकिस्तान ने, तो भारत यहाँ रह गया है। नहीं तो भारत पहले काफी विस्तार था।
तो आपने जाना कि रूस में किस तरह से क्रांति हुई, क्या वहां पर अच्छी चीजें हुई, क्या गलत चीजें हुई, किस तरह से बदलाव हुए। और इस चैप्टर को अब मैंने आज आपको शॉर्ट में बता दिया है। इसको हम विस्तार से धीरे धीरे एक एक करके पार्टों में देखेंगे, ठीक है। हर रोज मैं आपको एक पार्ट अपलोड करके दूंगी। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखी है मैंने प्लेलिस्ट की, आप उस लिंक पर क्लिक कर मैं बाद में जितने भी पार्ट कराऊंगी 5 पार्टों में इस चैप्टर को खत्म करूंगी, उन 5 पार्टों को देख सकते हैं। और बाकी के 3 पार्टों में मैं इसके एमसीक्यू डालूंगी, ठीक है। तो एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट पर क्लिक कर आप उन तीनों पार्टों के इसके एमसीक्यू भी देख सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी देखने के लिए उत्साहित हैं या देखना चाहते हैं, उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।